नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। शहजादे, नामदार, शाही परिवार, ये वो कुछ विश्लेषण हैं जिनके बूते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनाव रैलियों में राहुल गांधी को सीधे निशाने पर ले रहे होते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि 28 से ज्यादा पार्टियों वाले इंडी अलायंस का चेहरा भले कोई एक नेता ना हो, लेकिन मोदी के निशाने पर आमतौर पर राहुल गांधी ही रहते हैं। यहाँ मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 8 मई तक 101 रैलियां की हैं, जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ 39 रैलियां की। इस दौरान मोदी ने 14 रोड शो किए। राहुल गांधी के रोड शो का आंकड़ा सिर्फ 3 का बताया जा रहा है। मोदी ने चुनाव के दौरान 24 इंटरव्यू दिए। मैंने भी इसी हफ्ते सोमवार को ये इंटरव्यू किया, जो प्रसारित भी हुआ। उसके उलट राहुल गांधी ने भी इंटरव्यू एक भी नहीं दिया। मोदी आमतौर पर एक दिन में 4 से 5 रैलियां कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इस पोल सीजन में भी बीच बीच में गायब हो जाते हैं। ये आंकड़ा क्या ये बता रहा है कि ग्राउंड जीरो पर मोदी का कैंपेन ज्यादा मजबूत है या मोदी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव को लेकर ज्यादा गंभीर कौन है? अगर मैं नैरेटिव बिल्डिंग की बात करूं तो मोटे तौर पर मोदी ने जनता से कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिन्ना की सोच वाला है। कांग्रेस हिंदू ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिम को देना चाहती है। कांग्रेस अगर आई तो मंगलसूत्र छीन लेगी। कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का इरादा रखती है। कांग्रेस चमड़ी का रंग देखकर देश को बांटती है। इसके उलट राहुल गांधी सिर्फ ये बड़ा नैरेटिव खड़ा कर पाए हैं कि हम आएंगे तो कास्ट सेंसस से एक्सरे करेंगे। मोदी डरते हैं तो कांपने लगते हैं, झूठ बोलते हैं। सवाल पब्लिक का आज ये है कि मोदी वर्सेस राहुल की रणनीति बीजेपी के लिए हिट है या फ्लॉप? यही है आज सवाल पब्लिक का। मैं अक्सर कहती हूं कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए चुनाव मैदान पर उतर चुके हैं। 2014 से पहले अक्सर किसी भी सरकार के लिए एक शब्द जरूर इस्तेमाल होता था, एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन जब से मोदी आए हैं और देश के सामने हैं, तो यह शब्द चुनावी चर्चा से गायब सा नजर आता है। कुछ सेफोलॉजिस्ट कम वोटिंग या सेम लेवल की वोटिंग पैटर्न को इससे भी जोड़ रहे हैं कि लोगों में सरकार बदलने को लेकर कोई उतावलापन नहीं है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर हैं। साथ ही साथ उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जबकि इसके ठीक उलट राहुल गांधी के कैंपेन का सबसे बड़ा शब्द है एक्सरे, और उस एक्सरे में मोदी पर आरोप तो बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या उनके आरोपों से मोदी सरकार की कोई योजना या साख कटघरे में खड़ी होती है? यह बात संदेह के घेरे में है। मैंने मोदी के मुकाबले राहुल गांधी के कैंपेन का आंकड़ा आपके सामने रखा, और ये बात भी आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद अमेठी रायबरेली बहुत देर सोचने के बाद रायबरेली का पर्चा भरा। स्थानीय कांग्रेसी कहते रह गए, राहुल भैया अमेठी आ जाओ। राहुल गांधी अमेठी नहीं गए। मोदी और राहुल गांधी दोनों के चुनावी बयानों का ये एल्बम सुनिए, उनके तेवर और उनके मुद्दों को खुद महसूस कीजिए। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी पर, शहजादे पर, इस शाही परिवार पर गंभीर आरोप लगाता हूं। अरे मुद्दे नहीं है तो कम से कम हम भारतीयों का मखौल मत उड़ाओ। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा, और मोदी तो कतई नहीं करेगा।
शहजादे तुष्टीकरण की सनक में एक और खतरनाक चाल चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के नाम पर देना चाहती है। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। मैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं, तो कांग्रेस के शहजादे को बुखार चढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं का रेप किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती है कि नरेंद्र मोदी सवालों से भागते हैं, लेकिन चुनाव में मोदी ने कितने इंटरव्यू किए? अब तक का आंकड़ा 24 है। इसमें मेरे साथ टाइम्स नाउ नवभारत का इंटरव्यू भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया, ANI और दक्षिण के चैनलों समेत कई अखबारों के प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बातें रखी हैं नरेंद्र मोदी ने। 24 इंटरव्यू हो चुके हैं और कुछ सुना है आज भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। रेवन्ना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों पर सीधा जवाब भी लिया गया है नरेंद्र मोदी से। लेकिन राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए? आंकड़ा है 0। भाई, मैं तो राहुल गांधी के लिए बॉयकॉटेड हूं, मुझे तो वो देंगे नहीं। लेकिन कई और मेन स्ट्रीम मीडिया उनके लिए इन दिनों गोदी मीडिया हैं, हम सबको तो इंटरव्यू मिलेगा नहीं। लेकिन राहुल गांधी अपने किसी भी सो कॉल्ड यूट्यूबर चैनल के सवालों का जवाब देने में भी कम से कम अभी तक तो सामने आते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मोदी और बीजेपी के निशाने पर सीधे तौर पर सिर्फ राहुल गांधी क्यों हैं? मुझे याद है कि ममता बनर्जी ने एक बार कहा था कि राहुल गांधी मोदी की टीआरपी हैं। क्या बीजेपी भी सीधे तौर पर राहुल गांधी को ही निशाने पर रखकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं की टीआरपी घटा रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का एक बयान बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव है। सुनिए अमित शाह का ये बयान। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, 8 मई तक
मोदी की 101 रैलियां हो चुकी हैं, राहुल गांधी अभी सिर्फ 39 रैलियां कर पाए हैं। क्या ये मोदी का बूथ सबसे मजबूत वाली चुनावी गारंटी है? क्या ममता, अखिलेश, तेजस्वी जैसे क्षेत्रीय नेताओं से ज्यादा राहुल गांधी पर टारगेट की मोदी की रणनीति बीजेपी के लिए फायदेमंद है? क्या कांग्रेस के खिलाफ मंगलसूत्र, वोट जिहाद, बाबरी ताला जैसे मोदी के नैरेटिव चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सबा नकवी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगी प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, 101 रैलियां, 14 रोड शो और 24 इंटरव्यू हो चुके हैं, और जैसे कहा जाता है ना, स्टिल काउंटिंग, क्योंकि आज भी कई इंटरव्यू चल रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के 3 रोड शो और 39 रैलीज। आपको लगता है क्या ये बहुत है एक तरह से बीजेपी के लिए चुनाव में एडवांटेज पाने के लिए? और क्यों बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी को ही चुनती है नेता? क्योंकि दूसरी तरफ तो गठबंधन है और गठबंधन में कई सारे नेता हैं। क्या आप इस चुनाव को अगर आसान दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी को ही देख रहे? देखिए, अभी इंडी अलायंस का नेतृत्व कौन कर रहा है? इंडी अलायंस का नेतृत्व स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस कर रही है। 328 सीटों पर, हालांकि पिछली बार की तुलना में 101 सीटों पर कम लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन सबसे अधिक सीटों पर इंडी अलायंस का जो दल लड़ रहा है चुनाव, वो कांग्रेस है। तो स्वाभाविक तौर पर जो सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव मैदान में है, उसके नेता, जो उसके सबसे बड़े नेता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो उनके सर्वोच्च नेता है नहीं भाई। राहुल गांधी को ही यदि कांग्रेस की सरकार, इंडी अलायंस की सरकार बनने की कोई स्थिति दूर दूर तक ही सही बनती है, तो वो नेता किसको चुनेंगे? उनके यहाँ राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं। और हमारे यहाँ तो नेता घोषित हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए अलायंस के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, ये घोषित है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर किसी की तुलना की जाए तो किसकी की जाए? कांग्रेस वाले ही बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना की जाए, अधीर रंजन चौधरी की तुलना की जाए, केसी वेणुगोपाल की तुलना की जाए, या अन्य नेताओं में ममता बनर्जी की तुलना की जाए, या विजयन की तुलना की जाए, सीताराम येचुरी की तुलना की जाए, अरविंद केजरीवाल की तुलना की जाए, अखिलेश यादव की तुलना की जाए, तेजस्वी यादव की तुलना की जाए, वो स्वयं बता दें किससे तुलना कराना चाहते हैं। तो जब आपकी नरेंद्र मोदी जी से तुलना की बारी आती है और उसमें आप पाते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो 101 रैलियां कर चुके हैं, जिन्होंने रोड शोज किए हैं, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, और जिनका रिकॉर्ड है कि जब मुख्यमंत्री के पद से लेकर प्रधानमंत्री के 10 वर्षों के कार्यकाल तक जिसने एक दिन का अवकाश नहीं लिया है। जब कोई चुनाव बीतता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी को विश्राम लेने के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है, विशेष करके पूर्व के देशों में जाना पड़ता है, जहां पर जो है आराम तलबी की सारी जो है प्रबंधन जहां होता है, ऐसा लोग कहते हैं। और नाविका जी 10 सेकंड और मुझे दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि इंडी अलायंस में ममता बनर्जी के साथ इनके बंगाल में इनका जो है गठबंधन हो गया होता, पंजाब में आपके साथ गठबंधन हो गया होता, और जो है केरल में इनका गठबंधन जो है सीपीएम के साथ हो गया होता, तो क्या कांग्रेस 272 सीट भी लड़ रही होती क्या? चलिए, तो मैं पूछती हूँ तहसीन पूनावाला जी से, ये रणनीति में गड़बड़ है या कहीं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की ऊर्जा के साथ पेश नहीं रख पा रहे? आप देखिए आंकड़ा, एक 72 साल का आदमी 101 रैलियां, 14 रोड शो करता है, और एक युवा नेता 55 साल का, वो 39 रैलीज और 3 रोड शो करता है। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ रैली और रोड शो से चुनाव जीते जाते हैं,
लेकिन एक तरह से नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, आप एक मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी पार्टी और काडर में बल्कि लोगों में भी, कि भाई निकलिए, इस देश का 140 करोड़ की जनता जहां है वहां सबसे बड़ा एक लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, आइए बाहर। और एक एंथुजियाज्म होता है। मुझे लगता है जब राहुल गांधी में खुद ही इतना एंथुजियाज्म नहीं है तो बाकी लोग कैसे इस मोमेंटम के साथ खड़ेंगे, जुड़ेंगे? तहसीन। थैंक यू नाविका जी। आपने कहा कि एक सीनियर व्यक्ति में इतनी ऊर्जा है, वो सीनियर व्यक्ति मणिपुर क्यों नहीं गए? ये सवाल पूछा, क्यों व्यक्तिगत तौर से मणिपुर क्यों नहीं गए? पूछना चाहिए था ये सवाल। वो सीनियर व्यक्ति जाकर उन महिलाओं को क्यों नहीं मिला जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने प्रोटीन के लिए कहां का जिस्म पे नहीं छुआ, ऐसे दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट वो बैटम कहती है? क्यों नहीं मिले? तब ऊर्जा कहां गई थी? सवाल यह है कि राहुल गांधी जी 6,000 और 10,000 किलोमीटर चल सकते हैं और देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उतना चल सकता है, उतना परिश्रम कर सकते हैं। लेकिन ये बात पर्सनली राहुल जी और मोदी जी को कंपेयर करने की नहीं है। ये बात है क्योंकि आपने इंजन की बात की, इंजन पूरी तरह से डीरेल हो गए, ट्रैक पूरी तरह से घिर गया है, ट्रेन जो है डीरेल है, रिवर्स में चलते चलते डीरेल हो गई। वरना माननीय प्रधानमंत्री 3 M पे क्यों आते? मछली, मुसलमान और मंगलसूत्र। और आज भी पाकिस्तान में ये हुआ, बांग्लादेश में हुआ, भैया 10 साल में आपने क्या किया उस पर बात कीजिए। उनके पास कुछ तर्क है नहीं। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई पीठ तोड़ रही है, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के पास जवाब नहीं है। और इलेक्शन कमीशन, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा, मुझे टोकना मत, इलेक्शन कमीशन खेल देख रहा है किस तरह से उल्लंघन हो रहा है सारे नियमों का। आज अमित शाह जी उद्धव ठाकरे के बारे में कहते शरिया लॉ ले आएंगे, इस तरह की बातें शोभा देती है अमित शाह जी को? मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, शोभा देती है अमित शाह जी को? और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, आंख पे पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। तो आप जब एक्सरे करा रहे हैं, एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब कांग्रेस पार्टी एक्सरे कराती है लोगों का, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जाति का भी एक्सरे होगा, किसके पास कितना सामान है उसका भी एक्सरे होगा, अगर वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण भी देंगे और कॉन्ट्रैक्ट में भी उनको प्रायोरिटी देंगे, तो ये विभाजनकारी नहीं है। जब कहते हैं कि मंदिर क्यों जा रहे हो और मंदिर जाने से इस देश के लोकतंत्र को खतरा हो जाता है, तो प्रधानमंत्री मंदिर क्यों जाते हैं, यह भी विभाजनकारी नहीं है। और जब कहते हैं कि भाई उत्तर से जो लोग आते हैं वो गोरे लगते हैं, जो दक्षिण से लोग आते हैं वो अफ्रीकी लगते हैं, यह भी विभाजनकारी नहीं है। विभाजनकारी अगर है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातें। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? मिल तो रही है बात। नवका जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये सच है कि 75 वर्ष बाद भी भारत पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ता है। इसमें कोई जरा सा भी कोई संकोच नहीं मुझे कहने में कि जो प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं वो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। लेकिन क्या इस देश के लोगों को ये सचमुच बिल्कुल ही नहीं ध्यान में रहेगा कि आज पहली बार शायद हुआ होगा किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉज की हम लड़ाई लड़ेंगे उसकी बात करती है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के संकल्प को दोहराया गया। और जब इससे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो आइडिया ऑफ इंडिया को राम और रामनवमी से चुनौती मिल रही है। मतलब ये कैसा है जो भारत को जोड़ने वाला, एक सूत्र में रखने वाले जिन राम की बात होती है उनको कहा जा रहा है कि वो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई आइडिया ऑफ इंडिया है तो उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए, हमेशा के लिए समुद्र में डाल देना चाहिए, उसे हमेशा हिंद महासागर में डाल देना चाहिए, कभी वो गलती से ना आए। और जब हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं तो क्या ये तुलना नहीं होगी? लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अच्छा हो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख तक 24 इंटरव्यू दे चुके हैं, चुनाव का समय है, जनता जानना चाहती है। और अभी मैं देख रहा था कि कोई सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और एक अखबार के संपादक, वो कह रहे हैं कि आइए हम जरा राहुल और नरेंद्र मोदी को आमने सामने भिड़ते देखना चाहते हैं। अरे भाई, जब इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है
24 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी देते हैं और कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें किसी के मन में कोई सवाल आया है वो सवाल ना आया हो। किसी में हो सकता है एक दूसरा सवाल आया हो, किसी में कोई और सवाल आया हो। आपने भी प्रज्वल रेवन्ना पर भी सवाल पूछ लिया, हिटलर पर भी सवाल पूछ लिया। अब अगर हिटलर से हिटलर पर सवाल पूछ लेते तो क्या होता, यह समझ में आ जाता। और अभी जब हम यहां खड़े हैं तो इस बात की चर्चा हो रही है इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो ठीक है भाई, रैली कर लिया, सभा कर लिए। विपक्ष के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का समय है नविका जी। इस वक्त तो राहुल गांधी को सुबह से रात तक वही करना चाहिए था, सभा करना चाहिए, रोड शो करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, अपना एजेंडा पुश करना चाहिए। लेकिन देखिए विपक्ष के क्राइसिस से कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल कहां है, राहुल गांधी कहीं हार न जाए रायबरेली में तो प्रियंका जी सुबह से रात तक सभा कर रही हैं, मोबाइल की लाइट जला जला के बता रही कि अरे एकदम मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां खतरा पड़ गया है कि अमेठी के बाद रायबरेली में भी राहुल गांधी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और मैं कह रहा हूं ये जज्बा पूरे देश में दिखाना चाहिए। चुनाव के समय कोई भी सत्ता और विपक्ष नहीं होता, चुनाव के समय राजनीतिक दल होते हैं, सबको सत्ता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। राहुल गांधी उसमें बहुत पीछे दिखते हैं, शायद इसीलिए अमित शाह को भी आनंद आता है कि भाई राहुल गांधी से तुलना कर लो, नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी, ये बीजेपी को अच्छा भी लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सबा नकवी जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 101 रैलियां कर सकते हैं, 14 रोड शो कर सकते हैं, 24 इंटरव्यू कर सकते हैं और ये इंटरव्यू की श्रृंखला जारी है, आज भी कई रिकॉर्ड हो रहे हैं, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, तो सबा नकवी जी, राहुल गांधी इसके बीच में द रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, मतलब कोई मजबूर कर रहा है उनको। वायनाड का चुनाव लड़ा, उसके बाद कन्विंस करने के लिए कि भैया रायबरेली या अमेठी से, रायबरेली या अमेठी से, पहले तो वायनाड से चुन रहे थे तो तब तक अनाउंसमेंट नहीं किया रायबरेली अमेठी का, फिर अमेठी से आवाजें आ रही थी, रायबरेली चले गए। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता और कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो है अपनी पार्टी, अपनी काडर को आगे बढ़ाने का, इस पर आप क्या कहेंगी? नविका जी, आपका पूरा जो फ्रेमिंग है, मुझे आश्चर्य है कि आज के दिन, आज की तारीख में जब मोदी जी ने एक अपने आप को सेल्फ गोल कर दिया है और मोदी जी एक हफ्ते से ऐसी बात कर रहे हैं जो किसी भी दुनिया के किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए। मैं सीधी बात कह रही हूँ, बिना हिचक के, बिना डर के, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे ना तो किसी को, आई डोंट नीड टू प्लीज एनीवन, सीधी बात कह रही हूँ। एक हफ्ते से मोदी जी का कंट्रोल चला गया है और महाराष्ट्र से बहुत बुरी खबर आ रही है, जहां तक मुझे बताया गया बहुत ही बुरी खबर है। कर्नाटक से भी अच्छी खबर नहीं है। यूपी में भी उनके, मैंने खुद देखा, उनके काडर सुस्त बैठे हैं। सबसे पहले आपका जवाब मैं देती हूँ क्योंकि आपकी फ्रेमिंग ही गलत है और अनफेयर है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने सारे मुख्यमंत्री को भी घर भेज दिया है, हम तो जानते भी नहीं है कौन है। जो थे, जो चेहरे थे, उनको भी बदला, क्योंकि वो ही एक महान नेता है भाजपा के। वो खुद कहते हैं वो प्रेसिडेंशियल बनाते हैं। राहुल गांधी तो ना तो इंडी गठबंधन के नेता है, वो कांग्रेस के नेता है, वहां भी वो अध्यक्ष नहीं है। और वो पूरा दौर हिंदुस्तान, उनमें बहुत कमजोरियां हैं, मैं ये नहीं कह रही। और आज की तारीख में तो वो पूरा राउंड अडानी अंबानी वाला मोदी खुद हार गए हैं। सब स्टॉक मार्केट गिरी है, सब बोल रहे हैं। देखिए, हम तो सोच रहे थे कांग्रेस को चांस ही नहीं है। एक हफ्ते से बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कांग्रेस आएगी, आपको भैंस दे देगी, मुसलमानों को मंगलसूत्र दे देगी किसी को, और आरक्षण जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब कॉमिक हो गया है। लेकिन आप तो बहुत सीरियसली कह रही हैं क्या हो रहा है इस चुनाव में। मैं बता रही हूँ क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी का कंट्रोल अपने लफ्जों से प्राइम मिनिस्टरियल तो लग ही नहीं रहा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। मैं कुछ नहीं कह रही, वकील लोग कह रहे हैं, पिटिशंस गए हैं हेट स्पीच के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेप्ट हो चुके हैं, हेट स्पीच कर रहा है। और यहाँ कॉमिकल सिचुएशन ये है जो कहते हैं, और आप एक कम्युनिटी के पीछे आपका यही, आप इतने महान हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, इतनी गारंटी दे रहे हैं, और आपके पास बचा है मुसलमान आज, मुसलमान कल, मुसलमान परसों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे हैं मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मुस्लिम से डरो।
आओ हमें वोट दो, नहीं तो कांग्रेस तुम्हारे भैंस लेके मुस्लिम को दे देगी। अरे यार, मंगलसूत्र छीनने वाला है, यही है ना, और क्या है। और उसके ऊपर आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम को कहता हूं कि आत्ममंथन करो, ये मत सोचो कि तुम बदल सकते हो। आपने देखी है दृश्य संबल वगैरह में मुस्लिम वोटर गायब। और आप जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल प्रॉमिस किया था कि कोई वोटर का नाम नहीं कटेगा। अब बार बार मैं तो पूरा लिस्ट बना रही हूं इस पर, जहां नहा नाम कटे हैं और पिटाई हुई है, उस पर रिपोर्ट आएंगी, जहां लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। नविका जी, आपको पूरी तरह से पता है कि जो नाम कटे हैं वो बोकस वोट नहीं है। मैंने खुद रिपोर्ट किया है पहले, ये एक ट्रेंड है कि मुसलमानों के नाम कट रहे हैं। आपको इसके बारे में आपको अभी तक खबर नहीं हुई? सब मुसलमान झूठे खड़े हो जाते हैं पोलिंग बूथ के आसपास। आपको लगता है कि उनमें इतनी हिम्मत है? लेकिन आपने कभी गौर किया था कि माधवी लता जी ने कहा कि उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 लाख बोगस वोट्स है। प्रॉब्लम क्या है सबा नकवी जी, अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको एक तरफ का ही व्यू मिलेगा, आप दोनों तरफ से वाइड एंगल देखेंगे तो आपको 2 व्यूज दिखेंगे। डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से देखना चाहती हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी का तो एक ही व्यू है कि मोदी जी तो कोई गलती ही नहीं कर सकते, इसीलिए तो आप भी हैं कॉन्ट्रेरियन व्यू के लिए। आप सुन तो लीजिए, सबने इतना लंबा बोला है तो मैं कह रही हूँ सीधी बात, ये लीगल पिटिशंस हैं, इनमें तैयारियां हैं, इसमें एविडेंसेस हैं और लोग जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने तो आप 1996 2008 ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन, अब आप जाके कोई सर्वे लीजिए इलेक्शन। आपको तो बहुत विश्वास था जब नवीन चावला थे, जब वो एमपी लैड फंड से अपनी ट्रस्ट के लिए पैसे लेते थे और इलेक्शन कमीशन भी चलाते थे, तब आपको कोई क्वेश्चन नहीं याद आया। आज आपको इलेक्शन कमीशन के सारे सवाल याद आ रहे हैं। पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका नाम लिया गया, इसलिए काउंटर का समय आपको देती हूं। नविका जी, सिर्फ एक लाइन बोलता हूं। मैंने शुरुआत यहां से की, नरेंद्र मोदी हिंदुओं का मत चाहते हैं। मैंने उसके बाद बताया कि कांग्रेस भी मुसलमानों का मत चाहती है। क्या इतनी स्पष्टता के साथ सबा नकवी जी आज तक बोलने का दुस्साहस कर पाई? नहीं कर पाई। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो दिख रहा होता है, मैं बोल देती हूँ, मैं सवाल कर रहा हूं, सबा नकवी जी, सब यहाँ प्रतिष्ठित हैं। आप किसी को चमचागिरी कहेंगे, आप किसी को अगर कहेंगे कि वो चमचागिरी कर रहे हैं तो वो आप पे भी ये आरोप लगा सकते हैं कि आप किसी की कर रही हैं। किसकी चमचागिरी है? किसकी? राहुल गांधी की। क्योंकि कांग्रेस के, हाँ मैं भूल गई, अडानी अंबानी ट्रक लोड, कांग्रेस को आप उसकी थोड़ा जायजा लीजिए। आपको नहीं लगता ईडी को भेजना चाहिए? प्रधानमंत्री ने कह दिया, नाविका जी आप तो बिजनेस की रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रकलोड पैसा ट्रकों में जा रहा है कांग्रेस के पास। आप पूरी कर लूं नविका जी त्रिपाठी जी, आप तो कहिए कुछ। जी त्रिपाठी जी, आज ईडी को अडानी के घर पहुंच जाना चाहिए था। नहीं, निश्चित तौर पर अंबानी हो या अडानी हो, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके यहां भी ईडी सीबीआई पहुंचना ही चाहिए। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, सबा जी तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत कुछ इन्होंने देखा है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। ठीक है, चमचा वगैरह और क्या कुछ है वो सब जानते हैं, टीवी पर देखते सुनते सब समझ में आ जाता है, बहुत बताना नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये बताइए, आज तक किसी के मैनिफेस्टो में, आपके ध्यान में तो सारे मैनिफेस्टो होंगे 1952 से, किसी मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही गई है क्या? बहुसंख्यक इस देश में कौन है? हिंदुओं का कोई बहुसंख्यकवाद चल रहा है? करना चाह रहे हैं। मेरा कंडीशन ही होता है कि मैं हिंदू मुस्लिम बात करती नहीं हूँ, लेकिन सवाल आपने उठाया, कमाल है, सवाल आपने उठाया हिंदू मुस्लिम का और अब आप ही भाग रही हैं इस सवाल से। नविका जी, ये तो अब दर्शक भी देखेंगे। आज ये भी सवाल पब्लिक का लोग देखेंगे कि अकेली सबा नकवी थी जिन्होंने कहा मुसलमानों के वोट काट दिए। अकेली सबा नकवी पत्रकार होने के बावजूद ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जब मैनिफेस्टो में मैं कह रहा हूं बहुसंख्यकवाद है तो उसका जवाब सबा नकवी जी से देते नहीं बन रहा है। कौन चमचागिरी कर रहा है? आप कांग्रेस से पूछिए, आप लोग चाहते हैं कि एक मुस्लिम नाम को पकड़ के
आप लोग सब बैठ के मुस्लिम मुस्लिम, मुझको मूर्ख मत बनाइए। ये मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, ये हमारी कभी भी अपेक्षा नहीं होती कि कोई हिंदू मुस्लिम करे। और मैं आज बैठकर वो भी रिपोर्ट जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की आई है उस पर भी डिबेट कर सकती थी, लेकिन ये मेरा मुद्दा है नहीं, वो एक स्टैटिस्टिकल स्टडी है। लेकिन राजकुमार भाटी जी, अगर प्रधानमंत्री पर आरोप है कि वो हिंदुओं को आगे करते हैं, मुसलमानों को पीछे करते हैं, तो मैं आज आपसे पूछती हूं, बाकी सारे दल क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के पीछे नहीं भाग रहे? अगर नहीं है ऐसा तो प्रूव करिए ना मुझे। सबके मैनिफेस्टो आपके सामने है, सबके वक्तव्य आपके सामने है, और आज जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट भी बता रही है कि शेयर पॉपुलेशन में जो है वो मुसलमानों का बढ़ा है, और अगर बढ़ा है 9% से आप 14% के पार हो चुके हैं, तो ये आज मुसलमान डरा क्यों हुआ है? ये नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? देखिए, ना तो माननीय मोदी जी हिंदुओं को आगे बढ़ाते हैं, ये पता नहीं किसने कहा है, आपने कहा है, हमने तो नहीं कहा, हमारी तरफ से किसी ने नहीं कहा। हिंदुओं को उल्लू बनाते हैं, हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, हिंदुओं को बरगलाते हैं, हिंदुओं को बहकाते हैं, हिंदुओं से झूठे वादे करते हैं, झूठे परसेप्शन परोसते हैं। अगर वो हिंदुओं को आगे बढ़ाते तो देश कुछ तो आगे बढ़ता। ना मुसलमान डरा हुआ है, ये भी कहना गलत है। ये जानबूझ के दो बातें परोसी जा रही हैं, जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा और आप भी दोहरा रही हैं कि मोदी जी को हिंदुओं के वोट चाहिए, कांग्रेस को मुसलमान के वोट चाहिए। यही तो मोदी जी चाहते हैं, यही तो बीजेपी चाहती है कि ध्रुवीकरण हो, ऐसा मैसेज जाए कि उन्हें हिंदुओं के वोट चाहिए, वो हिंदुओं की वोट के ठेकेदार हैं, और मुसलमान वोट उन्हें चाहिए नहीं। ये बहुत खतरनाक खेल है। जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे तो माननीय मोदी जी अपने 10 साल के शासन की बड़ी शानदार उपलब्धियां बताते थे। गरीबी दूर कर दी, लोगों को गरीबी से निकाल दिया, शौचालय बना दिए, इकोनॉमी बढ़ा दी, पता नहीं क्या क्या करते थे। लेकिन जिस दिन से भारत में लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हुआ है, मोदी जी सिवाय ध्रुवीकरण के, सिवाय सांप्रदायिकता के, सिवाय हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के सिवाय कुछ नहीं कह रहे हैं। पहले तो कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के दफ्तर में तैयार हुआ, जो कि बेबुनियाद बात को कुतर्क, उसका इससे बड़ा कुतर्क हो नहीं सकता। फिर कहने लगे कि ये आपका प्रॉपर्टी छीन के मुसलमानों में बांट देंगे, ये आपकी भैंस ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, और अब इस स्तर पे उतर आए हैं कि कह रहे हैं अडानी और अंबानी ने काला धन टेम्पो में भर भर के राहुल गांधी के घर भेज दिया। देश के प्रधानमंत्री को अगर ये जानकारी है कि किसी उद्योगपति के पास, किसी पूंजीपति के पास काला धन है और वो कैश में टेम्पो में भर के भेजा जा रहा है, तो कहाँ गई इस देश की वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई कहाँ गई जो विपक्ष के नेताओं पर तुरंत दौड़ पड़ती है? जरा सा पता लगती। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। राजकुमार जी की बात का मैं उत्तर दे दूं, पहले सबा नकवी का मैं दे देता हूं। सुश्री सबा नकवी ने पहले कहा कि राहुल गांधी जी कोई है ही नहीं, तो राहुल गांधी जी को मिस्टर खामखा मानती हैं। ये सबा नकवी जी ने आज बहुत अच्छा काम किया कि इनका मानना है कि राहुल गांधी पर बात ही क्यों करते हैं, वो तो मिस्टर खामखा हैं। दूसरी बात, भाई आदरणीय राजकुमार भाटी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए कैश एक कंपनी ने, मेगा नाम की कंपनी है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने उसके कार्यालय में 20 करोड़ कैश पहुंचाया कि काले धन के कारोबारियों का जो काला इतिहास है वो कच्चा चिट्ठा बताया। आदरणीय मोदी जी ने कल कहा कि आप अडानी अंबानी पे क्यों नहीं बोले, क्या बोरियां पहुंच गई हैं, ये प्रश्न पूछा उन्होंने, क्योंकि जिससे बोरियां ले लेते हैं उसके बारे में चुप्पी साध लेते हैं। भाई ये तो 2G के स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट में बोरियां। राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए, तहसील जी आ रही हूँ। राजकुमार भाटी जी, सभा जी डिबेट से उठकर चली गई हैं क्योंकि उनका आरोप यह है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और जब मुद्दे पर बात आई तो वो है नहीं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, नहीं नविका जी, सभा जी कुछ भी बोल के उठ के चली जाती है, ये अच्छा तरीका हो गया है। अभद्रता, बदतमीजी, इस तरह से अभद्र व्यवहार भी कोई करे, कोई बात नहीं है। टीवी तो साफ साफ दिखाता है ना, इसलिए भी आजकल बड़े लोगों की दिक्कत हो गई। अच्छा है, ये दिखना चाहिए। माननीय मोदी जी ने प्रश्न नहीं पूछा है, जैसा कि शुक्ला जी कह रहे हैं। माननीय मोदी जी ने तर्क दिया, ये तथ्य बताया है। आज मोदी जी खुद ये प्रमाण दे रहे हैं, ये सबूत दे रहे हैं कि उनके दावे खोखले थे, हवा हवाई थे। काला धन देश में है और इतनी भारी संख्या में है कि टेम्पो भर भर के जा रहे हैं, और मोदी जी की सरकार चुप बैठी है।
मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की जानकारी में होते हुए। लेकिन पब्लिक आज पूछ रही है सवाल। विशाल सिंह का बलिया उत्तर प्रदेश से सवाल है। 80 सीटों वाले यूपी में इंडी गठबंधन दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने यहां ग्राउंड पर कितनी ताकत झोंकी है? जितेंद्र का प्रयागराज से सवाल है। चुनाव मतलब परसेप्शन की लड़ाई। क्या इन 3 चरणों के बाद भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पीएम मोदी के 400 पार की काट निकाल पाया है? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। 2 सवाल है आपके, मैं दूसरे सवाल का पहला उत्तर देता हूं, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहना चाहता हूं। उम्मीद है मुझे टोका नहीं जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमें थोड़ा समय कम मिलता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ हमें इक्वल समय देना। एक जो आपका सवाल है, मैं आपके शो पे दावा कर रहा हूं, भाजपा को बहुमत तो बहुत दूर की बात है, 160 क्रॉस नहीं कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री 3 M पर आ गए, मंगलसूत्र, मुसलमान और जो ध्रुवीकरण है, ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि ट्रक में कैश गए राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास। अगर ये बात में सच्चाई है तो मेरा कोर्ट जाने का कर्तव्य नहीं है, ना ही राजकुमार भाटी का, ना ही अखिलेश जी का। प्रधानमंत्री जी का संवैधानिक कर्तव्य है कि ईडी की रेड कराए, ये उनका कर्तव्य है। ये देश के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक मंच पे कहते हैं कि 2 उद्योगपति विपक्ष की पार्टी को कैश भर के पैसे दे रहे। अगर ये बात में सच्चाई है तो फिर वे चौराहे पे आए, जहां पर कहा था मैं मुझे 50 दिन पे चौराहे पे मिलो, देश से माफी मांगे और उसके बाद कोर्ट जाकर ईडी की एक कार्रवाई कराए। ये क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है चुनाव जीतने का। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आज गुजरात में रीपोल हो रहा है। मैं 3 दिन से रुका हूं, किसी ने कोई चैनल ये बात उठाएगी। भाजपा के कार्यकर्ता इलेक्शन बूथ के अंदर होते, जहां देखो ईवीएम में अगर एक्स्ट्रा वोट मिलता है वो सिर्फ भाजपा को मिलता है। एक मुझे उदाहरण नहीं मिला जहां कांग्रेस या सपा को अलग वोट मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं ईवीएम में हैकिंग हुआ है, मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा वोट हमेशा भाजपा को जाता है। क्यों इस पर हम बातचीत नहीं करें? क्यों इस पर जब हम बातचीट कहते कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक 400 पार करे, क्यों हम पे इस तरह की बातें होती? क्यों इक्वल समय नहीं दिया जाता? ये सवाल है, और ये सवाल आज देश के हर लोग पूछ रहे हैं। मैंने पूरे 75 सेकंड बिना टोके आपको समय दिया, घड़ी देखकर, लेकिन आपने पब्लिक के सवालों का जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इस बात से दुखता है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। विपक्ष को लड़ना है मोदी के साथ, जनता को कन्विंस नहीं करना है, और यही आज आपने कहा। इसीलिए पब्लिक के कुछ और सवाल उठा रही हूं। शशिकांत शर्मा का वाराणसी से सवाल है, बीजेपी इस बार 150 सीटों पर सिमट रही है। क्या राहुल गांधी के महज इतना कहने भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह भर जाएगा कि वो इस समय मजबूत दिख रहे मोदी सरकार को हरा पाएंगे? सुन लीजिएगा तहसीन पूनावाला। और गौरव सेंगर का नोएडा से सवाल है, चुनाव में एक बड़े जन समूह तक अपनी बात पहुंचाने का जरिया होता है इंटरव्यू। अखबार और टीवी मिलाकर मोदी जी करीब 24 इंटरव्यू दे चुके हैं, वहीं इसकी तुलना में राहुल गांधी हैं कहां? ये वही कांग्रेस है और वही राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं जो मीडिया के नाम पर आए दिन मोदी पर सवाल उठाते हैं। आज वो खुद कहां हैं? जनार्दन का जयपुर से सवाल है, ग्राउंड के साथ सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की जो प्रेजेंस है, क्या उसे राहुल गांधी टक्कर देने की स्थिति में है? भावना मुंबई से सवाल, अभी तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस पिच पर खेल रहे हैं उसे बीजेपी सेट कर रही है। अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो एक कदम आगे बढ़कर सोचना होगा, क्या आपके पास इसके लिए कोई रणनीति है? राजकुमार भाटी जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि क्या परसेप्शन में आप नैरेटिव सेट कर पा रहे हैं? क्या आप एक कदम आगे जा पा रहे हैं? मैं नहीं जानती कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन परसेप्शन का खेल जो है इस वक्त, वहां आप कहां हैं? किसी भाई ने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी ज़्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, इस देश में किसी दूसरे नेता ने की हो तो आप बताएं हमें। अभी रैलियां चल रही हैं, राहुल गांधी की रैलियों में, अखिलेश यादव की रैलियों में, तेजस्वी यादव की रैलियों में, उद्धव ठाकरे की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, जो जनता उमड़ रही है, और वो जिस तरह के भाषण वहाँ दे रहे हैं, आप उन नेताओं के जिनका चारों का मैंने नाम लिया उनके भाषण सुनिए और माननीय मोदी जी का भाषण सुनिए। हमारे चारों नेता बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं, महंगाई का सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे हैं, किसानों की एमएसपी का सवाल उठा रहे हैं, जो पर्चा लीक हो रहे हैं परीक्षा में उनके सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा के सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी काहे के सवाल उठा रहे हैं? अनर्गल
काल्पनिक, लोगों को बहकाने वाले। मैं सिर्फ 30 सेकंड में आपसे जानना चाहती हूं कि क्या वाकई इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है कि पैरों तले सबकी जमीन खिसकने वाली है क्योंकि मोदी पिछड़ने वाले हैं और विपक्ष आगे बढ़ रहा है? नवका जी, देखिए, सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के समय इसी तरह से बोलना चाहिए। पिछले चुनाव में भी 2019 में भी जब हम लोग चर्चा में होते थे तो 160 से 80 यही आंकड़ा बताया जाता था और भाजपा को इसी की पार्टी भी कहा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश भर में जो कुछ हो रहा है वो किसी को नहीं दिखेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर, और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। लेकिन ये उन्होंने जो कहा, वो जब राहुल गांधी ने बार बार जाति 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 जाति, फिर बहुसंख्यकवाद, फिर पर्सनल लॉज को करेंगे यानी मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे, और तो और आज तक के इतिहास में नहीं हुआ नविका जी कि किसी नेता ने किसी पत्रकार को, पिछड़ी जाति के पत्रकार को पिटवा दिया हो। ऐसा शर्मनाक काम किसी ने नहीं किया। और फिर भी पिछड़ी जाति के नेता अगर नहीं बोल पाते हैं, राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी तक नहीं कर पाते हैं, तो जनता को वो दिखता है। बिल्कुल, और जनता ही तय करेगी कौन आगे कौन पीछे। लेकिन हमने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। डरे हुए लोग, डरे हुए अल्पसंख्यकों का जो सच है हमने आपके सामने रख दिया है। अब जनता जनार्दन तय करती है, क्योंकि जज उन्हीं को बनना है, केस उन्हीं के सामने है पूरे चुनाव का। क्या डिसीजन देंगे मेलॉर्ड, जरूर बताइएगा। और 4 जून को सबको दिख भी जाएगा, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है। लेकिन आज जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी, देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं के नाम आपके सामने। 1 मई के विजेता हैं रंजना जिंदल देहरादून से, उत्तराखंड से, खुशविंदर सिंह लुधियाना पंजाब से, शिव शंकर महतो रांची झारखंड से। 2 मई के विजेता हैं राजेंद्र माथुर उदयपुर राजस्थान से, लक्ष्मीकांत वर्मा छत्तीसगढ़ से और कार्तिकेय पाठक मध्य प्रदेश से। 3 मई के विजेता हैं करतार सिंह यादव फरीदाबाद से और सोनम रजनी कोल्हापुर महाराष्ट्र से और सुनीत टैंक जयपुर राजस्थान से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेती हूं इजाजत। नमस्कार दर्शकों। लेकिन